तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था और ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन होता क्या है ये देखा था। न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया था, ग्रेविटेशन का डेफिनेशंस क्या होती है ये देखा था। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बेसिस पे कुछ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इतना हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया। अब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो गिवन बाय द न्यूटन। तो अब जैसे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट इज F equal to ma according to Newton's second law of motion and A will be equal to what? F by m. Now look here, according to the definition of gravitation given by the Newton, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स विच इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया, व्हाट विल हैपन, स्टोन तेजी से नीचे की तरफ आएगी बिकॉज अर्थ इसको एक सर्टेन फोर्स से, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए स्टोन तेजी से नीचे गिरेगा। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय द न्यूटन, ग्रेविटेशन क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक सर्टेन फोर्स एक्सर्ट करती है एंड दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इट मीन्स दिस स्टोन या ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करना चाहिए। तो उस कंडीशंस में क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ को भी ऊपर की तरफ आना चाहिए, बट वी नेवर सी इट हैपन। ऐसा कभी नहीं होता कि अर्थ ऊपर की तरफ जाए, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो कितनी भी हैवी हो वो हमेशा वही नीचे की तरफ आएगी, अर्थ कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता। नाउ तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस मीन व्हाट्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स फिक्स्ड है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। एक सर्टेन फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन जो होगी प्रोड्यूस्ड होगी दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब एक ऑब्जेक्ट 10 kg, 20 kg, 1000 kg, कितने भी kg का ऑब्जेक्ट हो, उसके कंपैरिजन पे अर्थ का जो मास है दैट इज 6 × 10⁻24 kg, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, इसके कंपैरिजन पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दोनों में ह्यूज डिफरेंस होगा। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अर्थ को कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज नेग्लिजिबल। दैट्स वाई कभी भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ आती है, अर्थ कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाती। नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का हम केस देखते हैं। पहले फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉल की हम बात करते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये है अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली नीचे आ रही है और उस पर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा और नॉट एक एनी अदर फोर्स, कोई भी, जैसे अगर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं वैसे अगर नेचुरल सर्कमस्टांसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा और साथ के साथ एयर का फ्रिक्शन फोर्स भी उस पर लगेगा। बट हम यहाँ पे फ्री फॉल का मतलब लेते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में फिर क्या होगा, फ्री फॉल के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो पहली बात कि हम फ्री फॉल को हम डिफाइन करेंगे, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट from a height towards earth due to the gravitational force of earth and
नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, और कोई भी दूसरी फोर्स इस पे काम नहीं कर रही, देन इट विल बी कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, अब फ्री फॉल के केस में देखिए हमारे पास फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब पहले ये माना जाता था कि जैसे हमारे पास दो डिफरेंट मास की जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनको एक साथ गिराया जाता है, ऑब्वियसली जो हैवी ऑब्जेक्ट होगी वो मतलब जल्दी नीचे आएगी, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगी वो आपको लेट से नीचे आएगी। बट अब इस केस में देखिए क्या है, लेकिन गैलीलियो ने इस बात को प्रूव किया, गैलीलियो ने मतलब कैलकुलेट का मतलब इस बात को प्रूव करके बताया कि अगर फ्री फॉल के केस में हमारे पास क्या है कि दो ऑब्जेक्ट यानी कोई भी अगर मतलब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उस केस में उसकी जो एक्सेलरेशन है, उस केस में जो भी कुछ भी जो मतलब फ्री फॉल का जो केस है उसमें वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन और मास, जैसे हमने देखा कि जो मास के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट की मास काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में एक्सेलरेशन काफ़ी कम प्रोड्यूस होगी। ऑब्जेक्ट क्योंकि ए क्या है, ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मास जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन फ्री फॉल के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जैसे पहले क्या किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट कि एक फीदर और एक स्टोन दोनों को सेम हाइट से नीचे की तरफ गिराया गया। ऑब्वियसली क्या होगा, स्टोन काफ़ी जल्दी नीचे आ जाएगा, और ये क्या है, फीदर आराम से टहलते हुए बिल्कुल तैरते हुए नीचे आएगा। तो इसका रीज़न ये दिया गया क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इसलिए ये फिर जल्दी नीचे आ गया, इसका मास कम है इसलिए ये लेट से नीचे आए। लेकिन गैलीलियो ने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो आपको मास पे डिपेंड नहीं करेगी। गैलीलियो ने पीसा के मीनार से क्या किया कि दो स्टोन अलग अलग मास के स्टोन को एक साथ ड्रॉप किया। दोनों का मास अलग है, मान लो इसका मास अगर 5 kg, इसका मास 10 kg है, और दोनों को एक साथ उन्होंने ड्रॉप किया तो दोनों एक साथ ग्राउंड को टच करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। बाद में इसी चीज़ को रॉबर्ट बॉयल ने प्रूफ करके दिखाया। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि रॉबर्ट बॉयल ने जैसे हमारे पास ये देखो, रॉबर्ट बॉयल ने दो ये जार लिए, दोनों जार में उन्होंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रखा। ये इसको सील किया, अंदर इसमें एयर नहीं है। एक में उन्होंने क्या किया कि फीदर को रखा, एक में फीदर को रखा, और एक में एक हैमर रखा। और अब दोनों जार को उन्होंने एक साथ ऐसे उल्टा किया, दोनों जार को पकड़ के एक साथ उल्टा किया। ये कौन सा केस है, ये फ्री फॉल का केस है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों जो होंगे वो एक साथ ग्राउंड को टच करते हैं। इट मीन्स फ्री फॉल के केस में क्या था, यानी फीदर के लेट से आने का रीज़न क्या था उसमें, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर। चूँकि फीदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस पर एयर का फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगा, इसलिए वो तैरते हुए आराम से नीचे आया। यानी फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन जो होगी वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं, तो वी कैन राइट Galileo concluded that acceleration produced in a freely falling object does not depend on its mass। और बाद में इसको रॉबर्ट बॉयल ने प्रूफ करके दिखाया। which was later on proved by रॉबर्ट बॉयल। तो ये दो नाम हमें याद रखना है, गैलीलियो ने इसको कंक्लूड किया और रॉबर्ट बॉयल ने बाद में इसको प्रूफ करके दिखाया। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमें इसे कैलकुलेट करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन, लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये देखिए, और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, calculation of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. That is g, small g से लिखते हैं. Gravitational constant is always written by capital G, और acceleration due to gravity को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं. देखिए देखिए, इमेजिन करते हैं, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक m मास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, अर्थ की तरफ. ऑब्वियसली अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, और जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको हम r मान लेते हैं. तो इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग मास, अर्थ का मास हम कैपिटल M लेते हैं. देन देयरफॉर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब देखिए, दिस इज इक्वेशन 1, एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल टू एम ए और A इक्वल टू व्हाट, F बाई एम. दिस इज इक्वेशन 2. अब आपने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुटअप करना है, मतलब f की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से हम इसमें पुटअप करेंगे. चलिए करके देखते हैं. लुक हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, f की वैल्यू रखिए कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन m इंटू r स्क्वायर. m से m कैंसल, वी गेट a इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. बट इन केस ऑफ अर्थ दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो लिखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी a के बदले में हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g. तो लिखिए फिर g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. अब देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं. g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, m इज द मास ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम बस केवल यहाँ पे पुटअप करेंगे. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशंस में पुटअप करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. देखिए तो देखते हैं हम, इस सारी वैल्यू को आप पुटअप कीजिए.
यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। वी गेट g इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई m, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए देखिए फिर g इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पे आप एक जीरो दे दीजिए, अब आप ऊपर नीचे डेसिमल को कैंसिल कर लीजिए, दैट इज 670 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64, ओके, एंड दिस विल 670 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 64, एक मिनट, हियर 6 ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 6 को हमने मिस किया है, मल्टीप्लाइड बाई 6, तो दिस इक्वल टू 670 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 से 32 टाइम्स, अगेन 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 से 32 टाइम्स, एक बार हम और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 16 टाइम्स, एंड दिस इज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, क्या आ गया हमारे पास 335 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 32। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या आता है, थ्री 335 मल्टीप्लाइड बाई 15, 335 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 5 जा 75, फिर 15 3 जा 45, 45 और 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो गया, दिस इज 52। चलिए और फिर 5, 15 3 जा 45, 45 और 5 50, 5025, we get g equal to 5025 डिवाइडेड बाय 32 को 16 से कीजिए 512, और इसको आप डिवाइड करेंगे, यू गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो कि अर्थ पे इतनी होगी, मून पे फिर डिफरेंट हो जाएगी, मून पे इसका 1/, ऑलमोस्ट इसका 1/6 पार्ट हो जाएगी। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, अब अगर हमें मून पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हमें मून पे कैलकुलेट करना हो, तो फिर देखिए क्या होगा, एक क्वेश्चंस के फॉर्म में हम देखते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of moon, on the surface of moon। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मास ऑफ अर्थ, दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, सॉरी मास ऑफ मून, यहाँ अर्थ का मतलब नहीं है, मास ऑफ मून, mass of moon, this is 7.4 into 10 to the power 22 kg, and radius of moon, and distance from the center, radius of moon, this is equal to 1740 किलोमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड g की वैल्यू फिक्स होती है 6.7, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हमें
इसको वही हमारे पास फार्मूला वही है, उसी फार्मूले को यूज़ करके हमें देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, दैट इज़ G इक्वल टू, अभी हमने क्या प्रूफ किया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो कुछ भी वैल्यूज़ हैं, जो कुछ भी वैल्यूज़ हमारे पास है, उन सारी वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे एंड वी गेट द आंसर। देखिए फिर तो वैल्यू पुटअप करते हैं। कैपिटल G की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ मून, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg। नाउ रेडियस 1740 किलोमीटर, आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 1740 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, इसके स्क्वायर कीजिए आप। देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, दिस इज 6.7 इंटू 10⁻22 - 11 मल्टीप्लाइड बाई 7.4 डिवाइडेड बाई 1740 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मैं यहाँ डेसिमल दे करके 2 जीरो दे दे रहा हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 67 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, कितना हो जाएगा ये 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 174000। ये 67 इंटू 74, ये कितना हो जाएगा 10⁻11 माइनस 6 दैट इज 5, 10⁻5। मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेता हूँ एंड 174000। अब आप देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास 67 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 174। नो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, दिस इज 1740 इंटू 1740 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। ओके, अब इसको चेंज कीजिए जरा। लुक हियर, तो दिस इज व्हाट। अब आप जैसे ऊपर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैंने 10 के स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। अब देखिए फिर हमारे पास क्या हो गया, नाउ G विल बी इक्वल टू 67 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 1740 इंटू 1740 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 67 इंटू 74 10⁻11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1740 इंटू 1740, कितना हो जाएगा ये 67 इंटू 74 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 11 में से 8 कितना हो गया ये 1000, मैं इसको सीधा 1000 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1740 इंटू 1740। अब आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड कीजिए। आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बिकम 49,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49,580 और नीचे आ जाएगा 30,276 और इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। और अर्थ पे क्या होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो क्या हो गया, ये इसके अप्रॉक्सीमेटली 1/6 टाइम्स है। यानी कि जो मून का, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हमारी वेट जितनी अर्थ पे होती है मून पे उसका 1/6 हो जाता है। अगर मेरी वेट यहाँ पे 60 kg है तो मून पे कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 1/6 दैट इज ओनली 10 kg।
ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम मास और वेट डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।